Assalamu alaikum. Today we will discuss about the instrumentation of infrared spectroscopy. Instrumentation means किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है और किस तरह से हर पार्ट काम करता है टू एनालाइज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, ताकि हम उसकी एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। आपको पता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो क्वालिटी कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और क्वांटिटी यानी कि कितनी कंसंट्रेशन उस कंपाउंड की मौजूद है, ये दोनों चीज़ें हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की जहाँ तक बात है तो हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। कंपोनेंट जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं वो सारे वही कंपोनेंट हैं जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में थे। जैसे वहाँ पे सोर्स था जो कि यूवी विजिबल रेंज की लाइट प्रोवाइड करता था, यहाँ पे भी वैसे ही सोर्स है एक जो कि आईआर रेंज की लाइट प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे भी दो कंपार्टमेंट थे, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो था उसमें दो कंपार्टमेंट थे, एक कंपार्टमेंट फॉर द रेफरेंस सेल, सेकंड कंपार्टमेंट फॉर द सैंपल सेल। इसी तरह से यहाँ पे भी है। डिफरेंस जो आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी में है कि आपके पास आईआर में बिफोर लाइट गोइंग टू सैंपल एंड रेफरेंस सेल फर्स्ट मोनोक्रोमेटर इज प्रेजेंट हेयर, यानी कि सैंपल लाइट सोर्स से लाइट इमिट होती थी, वो पहले मोनोक्रोमेटर में जाती थी। मोनोक्रोमेटर से जाने के बाद फिर वो एक फिर वो एक सेलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट आपके सैंपल और रेफरेंस सेल से पास होती थी। जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, आपकी आईआर सोर्स से लाइट रिलीज हुई, वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हुई। हाफ पार्ट ये लाइट सोर्स यहाँ से इमिट हुई, ये दो मिरर है, मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके रेफरेंस एंड सैंपल सेल में गई। रेफरेंस सैंपल दोनों की जो इमिटेड लाइट है यानी कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो ट्रांसमिट होकर लाइट आई है वो यहाँ पे चॉपर में मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद मोनोक्रोमेटर में जाएगी। यहाँ पे रेफरेंस और सैंपल सेल के बाद मोनोक्रोमेटर मौजूद है। मोनोक्रोमेटर में जाएगी रेफरेंस एंड सैंपल सेल की मिक्स लाइट, मोनोक्रोमेटर में जाएगी। मोनोक्रोमेटर से ग्रेटिंग या प्रिज्म उसका पार्ट होगा। मोनोक्रोमेटर का ये एंट्रेंस स्लिट है, एंट्रेंस स्लिट का मिरर है, वहाँ से ग्रेटिंग पे पड़ेगी, ग्रेटिंग से वो अपने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी और देन ये सेकंड मिरर से एग्जिट स्लिट से जाके आईआर डिटेक्टर पे जाके फॉल करेगी। ये बेसिक लेआउट है आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर आप देखिए तो कंपोनेंट सारे वही हैं। वैसे ही आपके पास रेडिएशन सोर्स है, वैसे ही आपके पास सैंपल सेल है, वैसे आपके पास रेफरेंस सेल है, वैसे ही वहाँ पे जो चॉपर था जो कि लाइट डिवाइड कर रहा था टू पार्ट्स में आफ्टर इमिटिंग फ्रॉम मोनोक्रोमेटर के वो सैंपल रेफरेंस सेल में जाए। यहाँ पे चॉपर रेफरेंस और सैंपल सेल के बाद लाइट जो आ रही है उन दोनों को मिक्स करके मोनोक्रोमेटर पर डाल रहा है और फिर मोनोक्रोमेटर से वही मोनोक्रोमेटर है, वैसे ही एंट्रेंस स्लिट है, ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग से एग्जिट स्लिट पे और फिर आईआर डिटेक्टर है। वहाँ पे यूवी रेडिएशन के हिसाब से डिटेक्टर थे, यहाँ पे आईआर रेडिएशन के हिसाब से डिटेक्टर होंगे। वहाँ पे यूवी रेडिएशन के हिसाब से आईआर यूवी सोर्स थी, यहाँ पे आईआर रेडिएशन के हिसाब से आईआर सोर्स इस्तेमाल होगी। दिस इज अ बेसिक लेआउट या बेसिक डायग्राम ऑफ अ आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। इंडिविजुअली अगर हम इनके सारे कंपोनेंट को डिस्कस कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आता है आईआर सोर्सेज। आईआर सोर्सेज के लिए हमारे पास क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो
इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बाद प्रोवाइड की जाती है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी हमारे पास सोर्स नहीं है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो आईआर रेडिएशन इमिट कर रही हो। तो हमारे पास क्या है, एन इनर्ट सॉलिड, जो ऐसा सॉलिड हो, इनर्ट हो, जो कि जब इलेक्ट्रिकली हीट किया जाए एट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, heated material will then emit infrared radiation। क्या बोल रहे हैं हम, infrared radiation is producing by electric heating। infrared radiation कब प्रोड्यूस हो रही है, जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोवाइड की जा रही है उसकी सोर्स को। इलेक्ट्रिकल हीटिंग की प्रोविजन से क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा आपकी बॉडी का, और वो जो टेम्परेचर इंक्रीज है आपकी बॉडी, जो आईआर सोर्स है, उस बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो आईआर रेडिएशन एमिट करेगी। देयर आर मेनली 2 सोर्सेज आर यूज्ड। क्या हैं, 2 मेन सोर्सेज हैं जो कि आईआर सोर्सेज के तौर पे यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नर्स्ट ग्लोवर एंड सेकंड वन इज़ ग्लोबर। इसके अलावा और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं जो कि आईआर रेडिएशन में यूज़ होती है, लेकिन दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज। हम इंडिविजुअली इन दोनों की डिटेल्स देख लेते हैं और इसके अलावा भी कौन सी सोर्सेज यूज़ होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आता है नर्स ग्लोवर। यहाँ पे देखें, आपके पास ये नर्स ग्लोवर की एक इमेज आपको दिख रही है। ये क्या है, एक बल्ब टाइप आपको चीज़ दिख रही है, जो कि अंदर से उसके अंदर जस्ट एक फिलामेंट या समझे एनोड एंड कैथोड टाइप चीज़ है, और ये बल्ब की तरह से, जैसा बल्ब होता है उसी तरह के स्ट्रक्चर का पूरा बना हुआ है। लेकिन अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो ये कोई ग्लास का या आउटसाइड नहीं है। ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल कौन कौन से, जिरकोनियम, वाइटीरियम, इर्बियम। इनके ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स को मिला के ये आपके पास नस्ट ग्लोवर का आउटसाइड जो आपके पास बल्ब है या बाइंडर जो है, ये फैब्रिकेट किया जाता है। फैब्रिकेट मतलब बनाना। जिरकोनियम, वाइटेरियम, इर्बियम, ये जो इसके ऑक्साइड्स, ये रेयर अर्थ मेटल के ऑक्साइड से ये इसकी आउटसाइड बॉडी कंस्ट्रक्टेड है। क्या स्ट्रक्चर क्या है, हॉलो रॉड है, यानी कि अंदर से ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई चीज़ फिल नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई स्पेसिफिक फिलामेंट नहीं है। जैसे आपके पास यूवी सोर्स में था, आपके पास टंगस्टन फिलामेंट था, क्वार्ट्ज की टंगस्टन हैलोजन लैम्प था, आपके पास क्वार्ट्ज की या लाइनिंग थी, अंदर हैलोजन गैस फिल था, या जस्ट टंगस्टन फिलामेंट था तो ग्लास की लाइनिंग थी। इस तरह यहाँ पे क्या है, ये ऑक्साइड्स रेयर अर्थ मेटल की लाइनिंग है जिससे ये नर्स्ट ग्लोवर फैब्रिकेट किया गया हुआ है। अंदर से हॉलो है, अराउंड 2 मिलीमीटर का डायमीटर होता है और 20 to 30 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। रूम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कोई आईआर रेडिएशन एमिट नहीं करेंगी ये रेयर अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स। लेकिन जब हम इनको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे फिर ये करंट कंडक्शन करती है। जब करंट कंडक्शन करेगी हीटिंग की वजह से, तो फिर आईआर रेडिएशन एमिट होगी। क्या बात बोली हमने बोला कि रेयर अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स से नर्स्ट ग्लोवर बना हुआ है। कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल, जिरकोनियम, वाइटीरियम, इर्बियम के ऑक्साइड से मिलकर नर्स्ट ग्लोवर की आउटसाइड बॉडी फैब्रिकेटेड है। या कंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज़ कर लें, फैब्रिकेटेड या कंस्ट्रक्टेड दोनों एक ही मीनिंग है। अंदर से हॉलो है, कुछ भी नहीं है, खाली है। 2 मिलीमीटर डायमीटर होता है, 20 to 30 मिलीमीटर लेंथ होती है। रूम टेम्परेचर पे ये नॉर्मल एक बॉडी है जो कि कोई रेडिएशन एमिट नहीं करती है। रूम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन जब हम इसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, 2200 केल्विन तक इसका टेम्परेचर राइज हो सकता है। जब 2200 तक केल्विन तक इसका टेम्परेचर राइज होगा, देन
ये IR रेडिएशन इमिट करेगा। IR रेडिएशन वाइड रेंज एंड इंटेंस IR रेडिएशन इमिट करता है। वाइड रेंज यानी कि लॉन्ग फ्रीक्वेंसी की, लॉन्ग वेव नंबर्स की IR रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। और इंटेंस IR रेडिएशन यानी कि उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो बोलेंगे कि कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये नस्ट ग्लोअर है जिसकी जो कि प्राइमरी सोर्स है। क्या है? रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, जिरकोनियम, एटीरियम, एर्बियम के हॉलो रॉड है, नॉन कंडक्टिंग, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा तो कंडक्शन करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो IR रेडिएशन इमिट करेगा। नेक्स्ट आपके पास जो सोर्स है वो है ग्लोबार की सोर्स है। ग्लोबार क्या है आपके पास? द ग्लोबार इज ए स्मॉल रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ग्लोबार क्या है? ग्लोबार इज अ स्मॉल रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड की, सिलिकॉन कार्बाइड की एक स्मॉल रॉड होती है जो कि यूजुअली 5 मिलीमीटर डायमीटर की और 50 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है। इसको भी जैसे आपके पास हम नस्ट ग्लोवर था, रूम टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। आपके पास जब इसको हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी तो ये IR रेडिएशन इमिट करेगा। इसका जो इलेक्ट्रिकली हीटेड है ये 1500 केल्विन तक हम इसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबार आपके पास क्या करेगा? IR रेडिएशन इमिट करेगा। ग्लोबार किससे बना हुआ है? सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ है। नस्ट फिलामेंट किससे बना हुआ था? ऑक्साइड्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल से बना हुआ था। मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ फॉर ग्लोबार अकर इन 5 मतलब मैक्सिमम रेडिएशन हमारे पास, ठीक है, IR रेडिएशन की जो रेंज है, जो हमें मिड रेंज जो चाहिए वो 400 to 4000 तक की चाहिए। लेकिन आपके पास जो ग्लोबार है ये 5000 या 5500 तक की सेंटीमीटर इनवर्स की तक की रेडिएशन भी देता है। इसके अलावा आपके पास नाइक्रोम वायर, कार्बन आर्च, रोडियम वायर एंड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर आल्सो यूज्ड एज अ IR सोर्स। हमने जब, आपको याद होगा, टंगस्टन फिलामेंट हम जब UV में पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि टंगस्टन फिलामेंट आपके पास एक लॉन्ग रेंज की वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें विजिबल अल्ट्रा के विजिबल रीजन के साथ साथ इंफ्रारेड रीजन की भी लाइट को कवर कर रहा था। तो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प भी IR सोर्सेज के तौर पे यूज़ हो सकता है, रोडियम वायर भी यूज़ हो सकता है, कार्बन आर्च भी यूज़ हो सकते हैं, नाइक्रोम वायर्स भी यूज़ हो सकते हैं। ये सब वैसे ही हैं कि आपके पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर IR रेडिएशन नहीं इमिट करेंगे। जब इनको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा तो फिर इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो IR रेडिएशन इमिट होंगी। दोनों ये जो हमने डिस्कस करी, ग्लोबार और जो नस्ट ग्लोवर था एंड ग्लोबार, ये दोनों की जो आउटसाइड बॉडी है इस पर कोई ग्लास का एनवेलप मौजूद नहीं होता, जो कि यूजुअली हमारे पास लाइट सोर्सेज के लिए, जैसे है ना कि कोई भी, जैसे बल्ब है, हमारे घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो एक आउटसाइड बॉडी, ठीक है, अंदर जो भी मैकेनिज्म होगा, लेकिन ओवरऑल आउटसाइड बॉडी ग्लास की बनी हुई होती है। लेकिन ऐसा इन दोनों में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इससे IR रेडिएशन एमिट करनी है और IR रेडिएशन ग्लास के उससे नहीं, वो इसमें इंटरफेरेंस करता है, इसलिए इन दोनों की आउटसाइड बॉडी ग्लास से नहीं बनी हुई होती है। यूजुअली जो कमर्शियल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है उनमें या तो नाइक्रोम वायर या प्लेटिनियम फिलामेंट कंटेन होता है सिरेमिक ट्यूब में, यानी कि नाइक्रोम वायर और प्लेटिनियम वायर एक सिरेमिक ट्यूब है, उसके अंदर इनक्लोज होते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है और वो IR सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर द रेंज ऑफ वेव नंबर ऑफ 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज़ अ मिड IR रीजन। ये कमर्शियल जो स्पेक्ट्रोमीटर है इंफ्रारेड के, उसमें इस तरह से यूज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स
ceramic tube is present in which nichrome wire or platinum filament is enclosed, which give the radiation upon electrical heating in the range of 400 to 4000 centimeter inverse, that is a mid IR region. ये तो आपके पास थी IR सोर्सेज जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है सैंपल का. आपके पास हमने अगर ये देखें स्टार्ट में लेआउट को देखें तो IR सोर्सेस के बाद आपकी जो लाइट है वो इक्वली डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में, और हाफ पार्ट लाइट का जा रहा है सैंपल में और हाफ पार्ट जा रहा है आपका रेफरेंस में. वही आइडिया है कि आपके पास रेफरेंस और सैंपल दोनों को साइमल्टेनियसली एनालाइज करने का तरीका, वजह ये होती है कि आपके पास इस तरह से सैंपल में और जो अदर मटेरियल मौजूद हैं उनको रेफरेंस में प्लेस करके रेफरेंस की वैल्यू ऑटो ज़ीरो करके, ताकि जस्ट आपको सैंपल की वैल्यू मिल सके, तो हम रेफरेंस और सैंपल को साइमल्टेनियसली एनालाइज करते हैं. तो हमारे पास IR सोर्सेज के बाद आ जाती है सैम्पलिंग टेक्निक. हमारे पास सैंपल जैसे हमने UV में डिस्कस किया था कि आप उसमें सॉलिड सैंपल नहीं एनालाइज कर सकते, आपको इवेंचुअली हर सॉलिड का उसकी सॉलिबिलिटी देख के उसका सोल्यूशन बनाना होगा और तभी आप उसको UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज कर सकते हैं, जबकि IR में ऐसा नहीं है. IR में आपके पास क्या है, हम इसको एज अ सॉलिड सैंपल भी एनालाइज कर सकते हैं, एज अ लिक्विड सैंपल भी एनालाइज कर सकते हैं, एज अ गैस सैंपल भी एनालाइज कर सकते हैं, एंड एज अ सॉल्यूशन सैंपल भी एनालाइज कर सकते हैं. IR टेक्निक में ये हमारे पास एडवांटेज है जो कि सैम्पलिंग हैंडलिंग टेक्निक कहलाती है, जिसकी वजह से हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉल्यूशन सारी फॉर्म्स ऑफ द मटीरियल को हम उसका एनालाइज कर सकते हैं बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हम उसके फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन हो सकती है. अब आपके पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड को. तो सॉलिड को एनालाइज करने का सबसे बेसिक तो एक तरीका यह है कि अगर उसकी बहुत इजीली किसी ऐसे सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट मौजूद है जो कि IR रीजन में एक्टिव नहीं है, वो खुद इटसेल्फ को इंटरफेरेंस नहीं देता, तो आप जस्ट उसका सोल्यूशन बनाएं और उसको एज अ सॉल्वेंट के सोल्यूशन लिक्विड सैंपल के तौर पे हैंडल किया जा सकता है. वरना नहीं तो आपके पास क्या है, सबसे पहला जो मेथड है वो है KBR डिस्क का. KBR डिस्क हम क्यों बोल रहे हैं कि KBR क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है. पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या है, अल्कली हैलाइड है. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपना सैंपल लेते हैं, सैंपल के जस्ट फ्यू मिलीग्राम्स लिए जाते हैं, आइदर 1 और 2 मिलीग्राम हम लिया जाता है, और जिसको हम मिक्स कर देते हैं अल्कली हैलाइड के साथ, जो कि यूजुअली KBR यूज़ हो रहा है. सैंपल और अल्कली हैलाइड आपने दोनों को मिक्स किया, उसको मोटर एंड पेसल में अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि वो बिल्कुल कंप्लीटली दोनों आपस में होमोजेनाइज हो जाए. जब वो होमोजेनाइज हो जाते हैं तो हम उनको एक डाई में वो पाउडर जो 100 mg अराउंड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 2 mg आपका सैंपल है, बाकी 98 या 99 mg आपका KBR है, उसको कम्प्लीटली होमोजेनाइज कर लिया आपने मोटर एंड पेसल में, और फिर आपने उसको एक डाई में ट्रांसफ़र किया और ऊपर से हैवी प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो जो आपके पास पाउडर है वो एक पतली सी लेयर टाइप, पैलेट टाइप बन जाती है, यानी कि वो एक समझें कि एक टैबलेट फॉर्म आ जाएगी. टैबलेट तो आपके पास ओरिजिनली होती है, वो तो काफ़ी थिक होती है, वो ज़ाबित है उसकी कंसंट्रेशन, वो अलग एक चीज़ है टैबलेट. जस्ट मैंने आपको टैबलेट का वर्ड समझाने के लिए बोले, वरना ये पैलेट होती हैं, यानी कि KBR की पैलेट बना ली जाती है फॉर द एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. किस तरह से है, आपने बिल्कुल फ्यू मिलीग्राम अपना सैंपल लिया, सैंपल को मिक्स करेंगे आप KBR के साथ जो कि अल्कली हैलाइड है, उसको कम्प्लीटली होमोजेनाइज कर लेंगे बाय मिक्सिंग इन अ मोटर एंड पेसल, और फिर हम उसको एक डाई में पुट करके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो प्रेशर क्या करेगा, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट या डिस्क टाइप चीज़ उस डाई की तरह की सर्कुलर
रेक्टेंगुलर टाइप की आपको वो बहुत पतली सी आपको पैलेट दे देता है। अब वो इतनी पतली इतनी नाजुक होती है कि अगर आप उसको हाथ से उठाएंगे ना तो वो टूट जाएगी, क्योंकि टोटल तो उसका 100 mg मिलीग्राम उसका वेट है, और वो इतनी पतली ट्रांसपेरेंट होती है कि अगर आप उसको बहुत उसके स्पेशल स्पैचुला होते हैं, उस स्पेशल स्पैचुला की मदद से बहुत आराम से नीचे से डाल के उसको वो स्पैचुला पे वो उठाया जाता है, और अगर आप उसको उठा के पैलेट को देखेंगे ना तो वो इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि उसके अक्रॉस आपको नज़र आ रही होती हैं चीज़ें। वो आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रख के उससे आप उसकी एनालिसिस करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट टेक्निक है KBR डिस्क की, जिसमें क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सॉलिड सैंपल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रेस्ड पैलेट ऑफ अल्कली हैलाइड यूजुअली KBR। प्रोसीजर मैंने पूरा आपको समझा दिया कि KBR पैलेट कैसे बनाई जाती है। सेकंड आपके पास जो प्रोसीजर है सॉलिड सैंपल एनालाइज करने का वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अगर आप सब्लिमेशन वर्ड इटसेल्फ देखें तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट एवापोरेशन, यानी कि सॉलिड टू गैस फेज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फेज में जाए बगैर डायरेक्ट अगर गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस आपके पास सॉलिड टेक्निक में कैसे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने जो कंपाउंड है उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेते हैं, और फिर उस सॉल्वेंट को सॉल्ट प्लेट के ऊपर, जो कि अल्कली हैलाइड है उसकी प्लेट के ऊपर वो जो अपना सॉलिबलाइज हुआ हुआ सैंपल है उसको डालेंगे। तो जैसे ही डालेंगे आपका जो सॉल्वेंट है वो एवापोरेट हो जाएगा। जैसे ही सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा पीछे आपकी प्लेट के ऊपर क्या रह जाएगा, जस्ट आपका वो सैंपल रह जाएगा जिसकी आप एनालिसिस कर लेते हैं, और वो सैंपल इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है। तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सॉल्वेंट जैसे ही एवापोरेट होगा आपके पास आपका जो सॉलिड सैंपल है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन से कंपाउंड्स को इस तरह से एनालाइज किया जाता है, यूजुअली पॉलीमर्स, फैट्स, वैक्स वगैरह जो हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस से एनालाइज किए जाते हैं। थर्ड आपके पास जो टेक्निक है वो है मलिंग प्रोसेस। मलिंग प्रोसेस क्या है, मलिंग प्रोसेस है कि सॉलिड मिक्स्ड विद द हैवी पैराफिन ऑयल, सॉलिड मिक्स्ड विद द हैवी पैराफिन ऑयल टू गेट अ पेस्ट, यानी कि हैवी पैराफिन ऑयल से आप अपने सॉलिड सैंपल को मिक्स करेंगे ताकि एक पेस्ट टाइप मिल जाए, और फिर आप उस पेस्ट या मल को सैंडविच कर देंगे बिटवीन सॉल्ट प्लेट। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं हमारे सैंपल में आना चाहिए। आपके पास सॉलिड सैंपल या लिक्विड सैंपल या गैस किस भी फॉर्म में आप अपने कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हो, आपके पास IR रीजन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो एक्टिव होता है, IR एक्टिव होता है तो उसकी इंटरफेरेंस आएगी। आपके पास वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मलिंग प्रोसेस में भी आप क्या करते हैं, हैवी पैराफिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं टू गेट अ पेस्ट, और उस पेस्ट या मल को सैंडविच कर देंगे, यानी कि 2 अल्कली प्लेट्स होंगी, उन प्लेट्स के दरमियान में आप हल्की सी पेस्ट की लेयर लगा देंगे, या मल जो आपने मलिंग प्रोसेस है जो वो उसको मल भी कहा जाता है, उसको मल सैंडविच के तौर पे, जैसे सैंडविच है नीचे डबल रोटी का एक पीस होता है, ऊपर डबल रोटी का पीस होता है, बीच में आप अपना जो भी आपने बैटर लगाना होता है वो, तो इसी तरह से नीचे सॉल्ट की प्लेट है, ऊपर सॉल्ट की प्लेट है, और बीच में आप अपने सैंपल को प्लेस करके सैंपल की पतली सी लेयर लगा के और उसको सैंडविच करके आप उस जो वो एक सैंडविच जो बन जाएगा सॉल्ट प्लेट का, उससे आप अपने सॉलिड सैंपल को एनालाइज कर लेते हैं। मल बनाया कैसे जाता है, 2 to 5 mg सैंपल लेते हैं, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ हैवी हाइड्रोकार्बन ऑयल्स लिए जाते हैं या हैवी पैराफिन ऑयल्स लिए जाते हैं। कॉमन जो एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि यूज़ होते हैं वो नोजोल ऑयल है। नोजोल ऑयल बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों एज अ आपके पास पैराफिन ऑयल के तौर पे यूज़ होते हैं टू गेट अ पेस्ट ऑफ सॉलिड टू इन ऑर्डर टू यूज़ एज अ मल बिटवीन सॉल्ट प्लेट्स टू गेट अ सैंडविच फॉर एनालिसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके पास नोजोल ऑयल बहुत कॉमनली यूज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू
नोजोल ऑयल, इनका यूजेज कम है टू गेट अ पेस्ट और मल फॉर आईआर एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लिक्विड सैंपल्स। लिक्विड सैंपल में हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट की प्लेट्स होती हैं, जैसे कि NaCl या KBr की प्लेट्स हैं। प्लेट्स मतलब एक सर्कुलर डाई टाइप डिस्क मौजूद है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड NaCl या KBr की, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, वो एज अ सेल के लिक्विड सेल के तौर पे यूज़ होती हैं। अब क्या होगा, आप अपना जो भी लिक्विड सैंपल है उनको मतलब हल्का सा लिक्विड सैंपल को एक प्लेट के ऊपर हल्का सा स्प्रेड करेंगे और देन उसके ऊपर सेकंड प्लेट उसके ऊपर रख देंगे, जैसे सैंडविच बनाया जाता है। और फिर वो मिक्सचर को आप जो वो आपके पास सैंडविच हुआ आया है उसको आप एनालाइज कर लेंगे इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वो दोनों जो प्लेट्स हैं, जैसे लिक्विड सेल है जो कि एल्कली हैलाइड्स की, उसमें 2 प्लेट्स मौजूद हैं, उनको सेपरेट किया जाता है बाय अ सूटेबल स्पेसर, जो कि जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक थिकनेस मेंटेन की जाएगी दोनों प्लेट्स के दरमियान, ताकि उसमें लिक्विड प्लेस हो सके। वो टेफ्लॉन या लेड से वो स्पेसर ऑब्टेन हो जाता है, जिसकी से वो बहुत कम सी जगह होती है, मुश्किल से एक कतरे का भी मतलब बहुत कतरा भी बोलूँगी तो शायद वो ज़्यादा होगा, बहुत कम स्पेस होती है, उसमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट सैंपल की जाती है और वो आपकी दोनों प्लेट के दरमियान में स्प्रेड हो जाएगा और उसको आप एज अ लिक्विड सेल के तौर पे यूज़ करके लिक्विड सैंपल्स की एनालिसिस कर सकते हैं फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारे पास गैसेस सैंपल का। गैसेस सैंपल में हमारे पास क्या होता है, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ गैस ले सकते हैं बाय मेजरिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ गैस सेल। गैस सेल किससे बने हुए होंगे, आपके पास वही अल्कली हैलाइड गैस सेल बने हुए होंगे। गैस सेल की लेंथ अप टू 10 सेंटीमीटर तक होती है और उसमें क्या होगा, आप उस NaCl के जो सेल बने हुए हैं उनमें आप गैस को फिल करेंगे और उसकी जो एंड्स हैं उनको इनक्लोज कर लेंगे टाइटली और उस जो NaCl को उसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे इन द पाथ ऑफ IR बीम, जिससे आप गैस की एनालिसिस कर सकते हैं, गैस सैंपल की डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि ये कौन सी गैसेस मौजूद हैं। एंड वॉल जो होती है वो NaCl की बनी हुई होती है जो कि ट्रांसपेरेंट है। IR रीजन में अल्कली हैलाइड्स ट्रांसपेरेंट है, वो अपना ख़ुद की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं देते हैं IR रीजन में, जिसकी वजह से आपकी सेल की कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी। जस्ट क्या आ रही होगी, क्या जो उस सेल के अंदर जो गैस फिल की है आपने, जस्ट वही आपकी कंपाउंड की एनालिसिस के तौर पे IR एक्टिव होगा और उसी की एनालिसिस होगी। फोर्थ हमारे पास जो है वो है सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक। सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, जिसमें हमारे पास यूजुअली बहुत कम ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि IR इनएक्टिव हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है, ये IR एक्टिव नहीं है, ये खुद इटसेल्फ बल्कि नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कुछ स्पेसिफिक पीक्स आती हैं इनकी, लेकिन वो स्टैंडर्ड पीक के तौर पे हम उनको मतलब उनको कंसिडर नहीं करती हैं अपने कंपाउंड के एनालिसिस के लिए। लेकिन क्या है कि इतनी ज़्यादा पीक्स नहीं आ रही होती हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में Cl के हैलाइड की पीक आ रही होगी, कार्बन डाइसल्फाइड में आपके पास उसकी सल्फाइड की पीक आ रही होगी। तो इनकी एक स्पेसिफिक बस एक पर्टिकुलर सिंगल इनकी पीक्स आ रही होती हैं, इसके अलावा इनकी पीक्स नहीं आ रही होंगी। तो ये हम क्या करेंगे, इन सैंपल्स को इन सॉल्वेंट्स को यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ आवर सॉलिड सैंपल्स, जिनकी वजह से फिर वो एज अ सॉल्यूशन आप उसको अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्लेस करके जो आपका सैंपल होल्डर है, जो कि क्यूबिट्स होंगी सॉरी डाइज होंगी, जैसे कि NaCl की प्लेट है, उसके अंदर आप अपने सॉल्यूशन को फिल करेंगे और उसकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसकी एनालिसिस कर ली जाएगी। ये आपके पास यहाँ तक सैम्पलिंग टेक्निक्स थी। आई होप कि इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है अब वो आता है मोनोक्रोमेटर का। अब सवाल ये था कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो मोनोक्रोमेटर रेफरेंस सैंपल सेल से
रेफरेंस और सैंपल सेल से पहले प्लेस था, आईआर में क्यों बाद में प्लेस है? क्योंकि आईआर में आपके पास मोनोक्रोमेटर की पहली प्लेसमेंट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईआर रेडिएशन यूजुअली फ़ोटो डिकम्पोज नहीं करती कंपाउंड्स को, यानी कि आईआर रेडिएशन कंपाउंड की डिकम्पोजिशन नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि अगर वाइड रेंज ऑफ लाइट आपके सैंपल पे पड़ जाएगी तो आपके सैंपल की कोई डिकम्पोजिशन हो जाएगी या कोई उसमें उसकी केमिस्ट्री कुछ चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे पहले मोनोक्रोमेटर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं आई, बाद में मोनोक्रोमेटर प्लेस करने की फिर क्यों ज़रूरत है? ताकि आप डिटेक्टर पे अब अदर देन जो रेंजेस हमें चाहिए उसके अलावा कोई और रेंज की लाइट डिटेक्टर पे ना जाए, क्योंकि डिटेक्टर की ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये किस रेंज की लाइट है। उस पर तो जो लाइट की जो भी वेवलेंथ की लाइट आके कॉन्साइड करेगी वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो फॉर मिनिमाइजिंग द एरर्स, ताकि आपके डिटेक्टर पे अदर देन रिक्वायर्ड वेवलेंथ लाइट ना जाए, इसलिए सैंपल सेल और रेफरेंस सेल के बाद मोनोक्रोमेटर प्लेस है। पहले इसलिए भी प्लेस नहीं करते हैं आईआर में, इसलिए भी एडवांटेज है कि आप पहले प्लेस नहीं है तो आपके जो स्ट्रे लाइट इफेक्ट है, जो अनवांटेड लाइट आपके सैंपल सेल से टकरा रही थी और उसके बाद वो डिटेक्टर पे जा रही थी, तो वो भी यहाँ पे इफेक्ट ख़त्म किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कि आपके बाद में है तो वो आपके पास मोनोक्रोमेटर आपके सैंपल से गुजरने के बाद आपके सैंपल से लाइट गुजरने के बाद मोनोक्रोमेटर पे पड़ेगी और फिर लाजमी जो भी अनवांटेड लाइट्स हैं वो वहाँ से हट जाएंगी और 10 जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट है वो डिटेक्टर पर जाएगी। इसलिए मोनोक्रोमेटर सैंपल सेल रेफरेंस सेल के बाद में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्लेस्ड है। ये तो एक मेजर डिफरेंस है यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोनोक्रोमेटर का। और पहले क्यों नहीं लगा हुआ, दूसरे बाद में क्यों लगा हुआ, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे आपके पास यूवी विजिबल रेंज में आपकी फोटो लाइट जो है यूवी विजिबल रेंज की अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की जो लाइट है वो कंपाउंड को डीकम्पोज कर देती है, जबकि आईआर रेडिएशन डीकम्पोज नहीं करती है। इसलिए आपको पहले मोनोक्रोमेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हमने फिर क्यों लगाया, अच्छा पहले नहीं लगाया बाद में क्यों लगाया, ताकि आप डिटेक्टर पे अनवांटेड लाइट ना पड़ने दें और वहाँ पे आपके पास फॉल्स रिजल्ट ना मिले। मोनोक्रोमेटर बिल्कुल सेम वैसी कंस्ट्रक्शन है जैसे हमारे पास अल्ट्रावायलेट में थी। हमारे पास प्रिज्म एंड ग्रेटिंग आर यूज्ड एज अ मोनोक्रोमेटर। यूजुअली जो आपके पास आईआर रीजन में प्रिज्म्स यूज़ हो रहे होते हैं वो अल्कली मेटल हैलाइड के प्रिज्म्स यूज़ होते हैं, क्योंकि वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। हमने ज़्यादातर जो भी कंपोनेंट है आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसकी खुद इटसेल्फ को इंटरफेरेंस नहीं आनी चाहिए आपके कंपाउंड में उसकी एनालिसिस में। तो आपका जो प्रिज्म भी होगा वो कौन सा होंगे, वो अल्कली हैलाइड जैसे कि सोडियम क्लोराइड के पोटेशियम ब्रोमाइड लिथियम फ्लोराइड इनके प्रिज्म्स बने होंगे। या उसके अलावा कौन से हो सकते हैं, ग्रेटिंग यूज़ हो सकता है मोनोक्रोमेटर में। ग्रेटिंग क्या है, आपके पास एडवांस वर्जन ऑफ मोनोक्रोमेटर है। इसमें क्या होता है, ग्रेटिंग में सरफेस, जैसे आप यहाँ पे देखें ये सरफेस है और इसमें ये मल्टीपल ग्रूव्स बनी हुई है। हर ग्रूव पे आपकी जिस भी उस पर लाइट जाके इंटरेक्ट करेगी वहाँ से वो अपने कंपोनेंट्स में टूटेगी और कंपोनेंट्स में टूटने के बाद जिस रेंज की आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया, फॉर एग्जांपल हम मिड आईआर रीजन की को फोकस करें, 400 to 4000 वेव नंबर की हमने लाइट चाहिए, तो जस्ट वही वेव नंबर की लाइट आपकी एग्जिट स्लिट से एग्जिट होके डिटेक्टर पर जाएगी और उसके अलावा जो भी वेव नंबर की लाइट्स होंगी वो आपके डिटेक्टर पर फॉल नहीं करेंगी। ये जो मल्टीपल ग्रूव्स हैं ये प्रिज्म्स की ही, टाइनी प्रिज्म्स के ही बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ग्रूव्स होने की वजह से वो वेरियस उस जगहों पे कॉन्साइड करने की वजह से अच्छी मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। यानी कि आपके पास बहुत फाइन मोनोक्रोमेटिक कंप्लीट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट मिलेगी बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग का रोल है। हम ये प्रिज्म और ग्रेटिंग ये मोनोक्रोमेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इसमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ फ़र्क क्या है मोनोक्रोमेटर आईआर का और यूवी का, कि वहाँ पे आईआर में आपके पास मोनोक्रोमेटर जो है वो अल्कली मेटल हैलाइड के बने हुए होते हैं ताकि वो आईआर इनएक्टिव हों, वो खुद इटसेल्फ कोई अपनी रेडिएशन ना दे रहे हों।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब डिटेक्टर पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईआर रीजन का। आपके पास डिटेक्टर क्यों हम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिटेक्टर ने ही आपके पास असल में आपकी आईआर रीजन की लाइट को डिटेक्ट करना है और उसने आपकी कंपाउंड की एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमारे पास डिफरेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट डिटेक्टर्स मौजूद थे, इसी तरह आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिफरेंट डिटेक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास डिटेक्टर है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है हमारे पास ये क्या है, थिन मेटल कंडक्टर है। क्या है, थिन मेटल कंडक्टर यूज होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के तौर पे, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि थर्मल एनर्जी को डिटेक्ट करेगा और उसको एज अ डिटेक्टर के तौर पे यूज़ करता है। बोलोमीटर में आपके पास क्या बोला मैंने, थिन मेटल कंडक्टर है। रेडिएशन आके फॉल होगी ऑन दिस कंडक्टर, उसका यानी कि ये जो थिन मेटल कंडक्टर्स हैं ये क्या है, कंडक्टिंग वायर्स हैं। आपके पास बहुत पतली थिन कंडक्टर्स हैं। रेडिएशन फॉल्स ऑन दिस कंडक्टर, टेम्परेचर चेंजेस एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर। अब ये देखें, ये दो आपके पास कंडक्टर हैं और दो आपके पास रेजिस्टेंस हैं। एक साइड पर आके आपकी क्या हो रही है, लाइट आईआर रेडिएशन आकर फॉल कर रही है। आईआर रेडिएशन फॉल होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी कंडक्टर की। कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और वो जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वो जाके गैल्वेनोमीटर पर डिटेक्ट हो जाएगी। और गैल्वेनोमीटर वो जो करंट की जो डिटेक्शन है वो इन अ रिलेशनशिप होती है कि कितनी आईआर रेडिएशन आकर फॉल करी है। द डिग्री ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है उतनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन आकर फॉल हो रही है बोलोमीटर पर। जब कोई भी रेडिएशन नहीं फॉलो हो रही होती है तो फिर आपके पास जो बोलोमीटर का जो है वो बैलेंस उसमें रहता है, यानी कि वो कोई भी रेजिस्टेंस उसमें चेंज नहीं आ रहा होता उसका। और अगर उसका रेजिस्टेंस में अनबैलेंस आएगा, वो किसकी वजह से आ रहा होगा, वो ज़्यादातर आईआर रेडिएशन के इंटरेक्ट करने की वजह से आ रहा होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ी होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो करंट शो करेगा और करंट गैल्वेनोमीटर पर डिटेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है जहाँ पे आपका डिटेक्शन होनी है। ये इनपुट है जहाँ पे आपकी आईआर रेडिएशन आके पड़ रही है। ये दो आपके पास रेजिस्टेंस की वायर्स हैं, दो आपके पास कंडक्टर्स की वायर है। आके उस पर इंटरेक्ट करेगी, वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो आपके जाके डिटेक्टर पे डिटेक्ट होगा, जो कि गैल्वेनोमीटर पे करंट की फॉर्म में डिटेक्ट होगा। ये आपकी बोलोमीटर की है। बोलोमीटर का क्या है, कंडक्टर्स हैं, टेम्परेचर आकर उस आईआर रेडिएशन आकर उस पर इंटरेक्ट करी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट फ्लो में चेंज आएगा, करंट फ्लो में चेंज आएगा, और जितना करंट फ्लो में चेंज आ रहा होगा वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि आईआर की बढ़ रही है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर बढ़ने की, आईआर रेडिएशन की बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट फ्लो चेंज होता है, करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर पे डिटेक्ट हो जाता है। और डिग्री ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी अमाउंट पड़ी है उसकी इक्वल हो रही होगी, यानी कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। सेकेंड हमारे पास आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, टू डिफरेंट मेटल वायर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, यानी कि डिफरेंट मटेरियल की मेटल वायर्स हैं, ये डिफरेंट मटेरियल की मेटल वायर है, यानी कि ये एक डिफरेंट मटेरियल है, ये एक डिफरेंट मटेरियल है। दो डिफरेंट मटेरियल की मेटल वायर्स को उनके एक एंड्स तो आपस में ज्वाइन है और दूसरे एंड्स आपके गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन है। टू डिफरेंट मेटल वायर्स ज्वाइन टुगेदर एट वन एंड एंड क्रिएटेड अ जंक्शन, यानी कि ये यहाँ पे इन्होंने जब दोनों डिफरेंट मेटल वायर्स ने ज्वाइन किया ये जंक्शन क्रिएट कर ली है।
एक हॉट जंक्शन कहलाता है, एक कोल्ड जंक्शन कहलाता है, और उसके सेकंड पार्ट जो हैं वायर्स के वो आपके गैल्वेनोमीटर्स पे अटैच होते हैं। अब क्या होता है, इन जंक्शन पे जब आईआर रेडिएशन आकर अटैक करिए, हॉट जंक्शन पे आईआर रेडिएशन इंटरेक्ट करती है, यानी कि आईआर रेडिएशन जो ट्रांसमिट होकर आई है आपके मोनोक्रोमेटर से गुजर के, सैंपल से रेफरेंस सेल से पास होने के बाद मोनोक्रोमेटर पे गई, मोनोक्रोमेटर से गुजरने के बाद आपके पास उस पे आई, डिटेक्टर पर आई, तो डिटेक्टर पे अगर थर्मोकपल डिटेक्टर है तो उसके हॉट जंक्शन पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कोल्ड जंक्शन पे टेम्परेचर नहीं होगा, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल डेवलप होगा तो वोल्टेज क्रिएट होगा, और वो वोल्टेज आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर, जो भी आपके पास मीटर अटैच होते हैं उन पे आपका डिटेक्ट हो जाएगा आपका वोल्टेज। सॉरी, यहाँ पे सॉरी गैल्वेनोमीटर नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो वोल्ट मीटर होगा, और वो वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा, वो कि इक्वल होगा रेडिएशन के, कि जितनी रेडिएशन बढ़ी होगी उतना वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज शो करेगा। थर्मोकपल में डिफरेंट मटेरियल की मेटल वायर्स यूज़ होती हैं, उनको उनके एक एंड्स ज्वाइन कर दिए जाते हैं और दूसरे एंड्स आपके वोल्ट मीटर से ज्वाइन होते हैं। जो एक एंड जो ज्वाइन एंड्स है उनमें एक कोल्ड जंक्शन होता है और एक हॉट जंक्शन होता है। जंक्शन मीन्स जो ज्वाइनिंग पार्ट है उन दोनों मेटल वायर्स के, वो उनमें से जो हॉट जंक्शन है उस जंक्शन पे आपकी आईआर रेडिएशन आके फॉल करेगी। वो आईआर रेडिएशन फॉल होने की वजह से अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, वो पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट करेगा, और वो वोल्टेज वोल्ट मीटर पे डिटेक्ट होगा, एंड द अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी रिलेटेड टू द आईआर रेडिएशन, यानी कि उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये थर्मोकपल का प्रिंसिपल है और उसकी वर्किंग है फॉर आईआर रेडिएशन डिटेक्टर। थर्ड जो हमारे पास है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स डिफरेंट मेटल ऑक्साइड फ्यूज्ड होकर थर्मिस्टर डेवलप करते हैं। आईआर रेडिएशन कोलाइड्स ऑन सरफेस, उसकी एक सरफेस पे आईआर रेडिएशन आगे बढ़ेगी, वो इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। बोलोमीटर में क्या था, आईआर रेडिएशन आकर पड़ती है, वो उसकी जो मेटल वायर्स हैं वो उसकी क्या कर देती थी, उसकी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ाएगी, और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और उसकी वजह से वो उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन के। यहाँ पे थर्मिस्टर में क्या है, फ्यूज मेटल ऑक्साइड्स हैं, या थर्मिस्टर जैसे थर्मोस्टेट होते हैं उसी तरह से काम करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी वो आपका करंट फ्लो में चेंज होगा, और वो एज अ रिकॉर्डर पे डिटेक्ट कर देगा। रिवर्स फिनोमेना बोलोमीटर पे एक्ट करता है थर्मिस्टर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम होगी उसमें, क्योंकि ये फ्यूज मेटल ऑक्साइड से बने हुए हैं। वहाँ पे बोलोमीटर में अगर आप देखें तो बोलोमीटर में क्या मेटल कंडक्टर्स हैं, तो वो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्यूज मेटल ऑक्साइड्स हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट फ्लो चेंज हो रहा है, करंट फ्लो चेंज हो रहा है तो वो गैल्वेनोमीटर पे डिटेक्ट हो रहा है, और वो आईआर रेडिएशन के क्वांटिटेटिवली इक्वल होगा, कि जितनी आईआर रेडिएशन आकर ट्रांसमिट होकर आ रही है आपके डिटेक्टर पर पड़ रही है, उतनी ही आपकी करंट फ्लो में चेंज डिटेक्ट हो रहा होगा गैल्वेनोमीटर पे। फोर्थ हमारे पास जो डिटेक्टर है वो है गोलेट डिटेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल सिलिंड्रिकल फिल्ड विद जीनॉन गैस, यानी कि एक मेटल सिलेंडर है, स्मॉल मेटल सिलेंडर है जिसके अंदर जीनॉन गैस फिल्ड है। जीनॉन गैस इनर्ट गैस होती है, उसके अंदर जीनॉन गैस फिल्ड है। अब उस जो मेटल सिलेंडर है उसके दो पार्ट्स हैं, एक फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्राम है, फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्राम है, ये डायफ्राम है फ्लेक्सिबल मिरर का, जिसको सिल्वर डायफ्राम भी कहा जाता है। एट वन एंड एंड अदर एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग विंडो इज प्रेजेंट, ये इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग विंडो प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन जाएगी अंदर इस सिलेंडर के अंदर।
जैसे यह इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग विंडो, मेटेलिक पार्ट विल एब्जॉर्ब द हीट। ये जो इसका सिलेंडर का जो फिनोमिनिकल चैम्बर है, इसका मेटेलिक पार्ट हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो सिलेंडर है, हीट एब्जॉर्ब, मेटल सिलेंडर है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, वो एक्सपेंशन इन गैस होगी। एक्सपेंशन यानी कि हीट एब्जॉर्बन के गैस अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो ये जो डायफ्राम है, फ्लेक्सिबल मिरर जो है, इसको डिफॉर्म कर देगा। Deformation of this diaphragm will be proportional to the intensity of incident IR radiation, यानी कि वो इंटेंसिटी IR रेडिएशन के इक्वल होगी। जितना ये डायफ्राम की डिफॉर्मेशन हो रही होगी उतनी IR रेडिएशन आके इंटरेक्ट करी है। दोबारा से अब डिस्कस करते हैं क्या है। एक मेटल का सिलेंडर है, उसके एक साइड पे आपके पास इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग विंडो है, यानी कि जहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन ने पास होकर अंदर जाना है। दूसरी साइड पर एक फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्राम मौजूद है। अब क्या होगा, जब आईआर रेडिएशन अंदर जाएगी तो आपके पास ये जो मेटालिक सरफेस है वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट एब्जॉर्ब करेगी तो मेटल की सरफेस के अंदर क्या मौजूद है, गैस मौजूद है जो कि इनर्ट गैस है, वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब वो एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक्सपेंड उसको अब ज़्यादा जगह चाहिए, वो प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, इस जगह पे ज़्यादा हीट पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये डायफ्राम का डिफॉर्मेशन यानी कि इसकी शेप चेंज होगी। अब ये जितनी डिफॉर्मेशन हो रही होगी उतनी वो प्रोपोर्शनल होगी टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट आईआर रेडिएशन, यानी कि जितनी यहाँ से आईआर रेडिएशन आ रही है जितनी ये यहाँ से आईआर रेडिएशन आ रही है उतनी ही ये इसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि जितनी आईआर रेडिएशन आ रही है उतनी ज़्यादा हीट मेटल सरफेस एब्जॉर्ब करे। जितनी मेटल सरफेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी आपकी इनर्ट गैस ज़्यादा एक्सपेंड होगी। जितनी वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी उतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ये डायफ्राम अपनी शेप चेंज करेगा। जितनी ये शेप चेंज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से आपके पास ये एक्सपेंशन हुई है गैस की और आपका डायफ्राम चेंज हो रहा है, जो कि आईआर रेडिएशन की आप उससे उसकी ट्रांसमिटेड परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो जाएगी। ये तो थे आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन पूरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि हमने अभी तक डिस्कस करी। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक जो सारे पार्ट्स हैं उनका जो सारा रोल है वो पूरा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा ही है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमारे पास कुछ मोनोक्रोमेटर पूरा वही है। जो सैंपल होल्डर्स कुछ चेंज है, वहाँ पे आपके पास स्क्यूवेट है जो कि ग्लास है, क्वार्ट्ज के मटेरियल का था। यहाँ पे डिफरेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशन, सबके लिए अलग अलग सैंपल होल्डर्स हैं। मोनोक्रोमेटर पूरा वैसा ही है, बस उसकी पोजीशन डिफरेंट है। वहाँ पे सैंपल रेफरेंस सेल से पहले थी, यहाँ पे सैंपल रेफरेंस सेल के बाद है, ताकि आपके डिटेक्टर पर अनवांटेड लाइट ना पड़े। डिटेक्टर्स हाँ डिफरेंट है, क्योंकि आईआर रेडिएशन डिटेक्ट होनी है तो आपके पास डिटेक्टर यहाँ पे अलग तरह के हैं। बाकी पूरा जो वैसे बेसिक लेआउट है वो आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी ही है। आई होप इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।